अंत तक लड़ना ये एक योद्धा की पहचान होती है और बीच में ही मैदान छोड़ के भाग जाना ये एक कायर की शान होती है। तो अब आप तय कीजिए, आप अपनी सफलता के क्षेत्र में योद्धा बनेंगे या कायर। तो हाय गाइस, मैं हूँ अबीहा इंतखाब। अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है और हम आपको रोज़ एक एक कदम बढ़ाएंगे आपकी सफलता की तरफ। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। खिलाफत आंदोलन, जैसे कि अभी गांधी युग में पढ़ा रही हूँ पूरा, तो चंपारण में पढ़ा चुकी हूँ, मिल मजदूर आंदोलन में पढ़ा चुकी हूँ और आज मैं खिलाफत आंदोलन स्टार्ट करूँगी। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आपके जो सफलता के रास्ते में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। चलिए खिलाफत आंदोलन शुरू करते हैं बिना किसी फालतू बात के। मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट चलती हूँ और जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर आपका नहीं आएगा अगर आपने ये वीडियो देख लिया खिलाफत आंदोलन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ है भारत में, ये 1919 में स्टार्ट किया गया। तो क्यों हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी आंदोलन के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, तो उसके पहले उससे बात कर लेते हैं हम कि क्यों और कैसे, यानी कारण पहले पता कर लेते हैं, तब अपने आंदोलन पे हम वापस आ जाते हैं और इस पे बात करते हैं। देखिए 1299 में कुछ तुर्की समुदाय ने ऑटोमन एम्पायर बनाया। तुर्की समुदाय ने क्या बनाया? ऑटोमन एम्पायर बनाया। पूरी बात हम शुरू से कर रहे हैं, एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा। ऑटोमन एम्पायर बनाया जिसका सुल्तान खलीफा कहलाया। खलीफा यानी कि जो मुस्लिम पैगंबर है मोहम्मद साहब, उनके उत्तराधिकारी को कहा गया था। तो यहाँ पे जो ऑटोमन एम्पायर का सुल्तान होता था वो खलीफा कहलाया। तुर्की समुदाय ने 1299 में ऑटोमन एम्पायर को बनाया था जिसका सुल्तान खलीफा कहलाया। आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए। अब चलिए बात कर लेते हैं हम पहले विश्व युद्ध की। देखिए मैं पहले विश्व युद्ध पे भी वीडियो बनाऊंगी, उस पर काफी डिटेल से मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ाऊंगी। फर्स्ट विश्व युद्ध जो है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू कब होता है? ये 1914 में शुरू होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरू होता है। ये बिल्कुल स्थिति वैसी की वैसी है जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो एक तरफ मित्र राष्ट्र होते हैं और दूसरी तरफ ध्रुवीय राष्ट्र, ठीक है, यानी अलाइड पावर और सेंट्रल पावर, ठीक है। तो मित्र राष्ट्रों में कौन कौन सी कंट्रीज होती हैं? आपकी ब्रिटेन होती है, जैसे कि आपको पता होगा, यूएसए होती है, जापान होती है, ब्रिटेन, यूएसए, जापान होती है आपकी, और जैसे कि फ्रांस है, इसमें आप देख सकते हैं ये कंट्री आपकी मित्र राष्ट्र में आती है। ब्रिटेन, यूएसए, जापान, फ्रांस, ये सारी आपके मित्र राष्ट्र में आती है। ध्रुवीय राष्ट्रों की बात कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे हमें जर्मनी देखने को मिलता है सबसे पहले। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी उस टाइम एक था, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य। देखिए जब मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ाऊंगी आपको तो पूरा वर्ल्ड का मैप बना के पढ़ाऊंगी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल गया था, ठीक है। तो कभी दूसरा वर्ल्ड वॉर भी हो उसके बाद, लेकिन तीसरा वर्ल्ड वॉर कभी ना हो क्योंकि पूरी धरती तबाह हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं ध्रुवीय राष्ट्रों में कितना, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, और तीसरा नाम आता है ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। ये तीन नाम आपको देखने को मिलते हैं। ध्रुवीय में, मित्र राष्ट्र में हम देख लेते हैं, ये अलाइड पावर है, ये सेंट्रल पावर है। जैसे कि हम सबको अगर थोड़ी बहुत भी अगर इतिहास की जानकारी है तो हमें पता होगा कि 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें ध्रुवीय राष्ट्र हार गए थे, ठीक है। उसमें क्या हुआ था? ध्रुवीय राष्ट्र हार गए थे और ये प्रथम विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ है? 1919 में समाप्त हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 में शुरू हुआ वो 1919 में समाप्त हुआ है, जिसमें ध्रुवीय राष्ट्रों की क्या हो जाती है? हार हो जाती है और मित्र राष्ट्र जीत जाते हैं। तो जब मित्र राष्ट्र जीत जाते हैं और ध्रुवीय राष्ट्र हार जाते हैं तो जितना भी खर्चा वगैरह होता है ये सब मित्र राष्ट्र किसके ऊपर डाल देते हैं? सेंट्रल पावर यानी कि ध्रुवीय राष्ट्र पर डाल देते हैं कि अब आप क्या करो, हमको इनका जितना भी हमारा नुकसान हुआ है वो सब भरो। तो ध्रुवीय राष्ट्र अब इनके अंतर्गत यानी इनके अधीन हो जाते हैं। तो बहुत सी संधियां करवाई जाती हैं, जैसे वर्साय की संधि, जिसका खामियाजा जर्मनी ने 2010 तक भुगता है, मतलब पेमेंट किया उसका, इतना ज्यादा उस पर आर्थिक स्थिति रूप से प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तो हम देखते हैं कि जो 1919 में बहुत सी संधियों का दौर चलता है, वर्साय की संधि होती है और भी बहुत सी संधियां होती हैं, उसी में एक संधि होती है सेरवेस संधि, ठीक है। उसी में एक संधि होती है सेरवेस संधि, जिसके अंतर्गत ऑटोमन एम्पायर के जितने भी क्षेत्र आते हैं,
ऑटोमन एम्पायर के जितने भी क्षेत्र आते हैं, देखिए इन सब संधियों का जो हेड होता है, मतलब नेतृत्व कौन करता है, ब्रिटेन करता है। ठीक, देखिए तब पॉइंट टू पॉइंट एक एक कड़ी को जोड़ते हुए चलिए, तभी आपको अच्छे से घटनाएं याद हो पाएंगी। इतिहास रटने की चीज नहीं है, इतिहास समझने की चीज है। अगर आप अच्छे से एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ सकते हैं तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आप एकदम आराम से समझिए, इस जो भी संधि हुई 1919 में, जब ध्रुवी राष्ट्र हार गए तो इन पे सारा बोझ पड़ गया, तो ये अधीन हो गया था, इनके अंतर्गत आ गए थे। तो इन सबका नेतृत्व, मतलब जो भी संधि हो रही थी, इनका नेतृत्व ब्रिटेन कर रहा था। तो ब्रिटेन ने ऑटोमन एम्पायर से कहा कि भैया आप हार गए हो, अब अपनी प्रॉपर्टी यानी अपना जो तुम्हारे जितने क्षेत्र है उनको क्या कर दो, हमें दे दो, हमारे अधीन कर दो। तो ऑटोमन एम्पायर की बहुत से क्षेत्र, सेर्वेस संधि जो हुई उसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जो सेर्वेस संधि के अंतर्गत हुआ तो उसमें क्या होता है, आपको सीरिया, लेबनान, इजिप्ट, इराक, ये सारे क्षेत्र ब्रिटेन ने कहा अब ये सारे क्षेत्र आप हमको दे दो, क्योंकि आप क्या हो गए हो, हार गए। ऑटोमन एम्पायर से कहा आप हार गए हो, अब ये सारे क्षेत्र आप क्या कर दो, मुझको दे दो। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि ब्रिटेन जब इन जितने सारे उपनिवेश इनको अपने अंडर में लेता है, तो लेने वाला रहता है, तो यहाँ पे बहुत सी मस्जिदें रहती हैं। अब जाहिर सी बात है मुस्लिम कंट्रीज है तो यहाँ मस्जिदें तो होंगी, तो बहुत सी मस्जिदें रहती हैं सीरिया, लेबनान, इजिप्ट और इराक में। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि पूरे विश्व में जितने भी मुसलमान होते हैं वो इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, इसके खिलाफ खड़े होते हैं, इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। और भारत में भी 1919 में अली बंधु जो मुस्लिम रहते हैं, यानी शौकत अली एक का नाम रहता है, शौकत अली एक का भाई का नाम रहता है और एक का मोहम्मद अली। ठीक है, तो ये दो भाई रहते हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली। ये दोनों भाई मिलके एक आंदोलन चलाते हैं भारत में, जिसका नाम आप देखेंगे, उसका नाम रहता है खिलाफत आंदोलन। पूरे ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी एक बनाई जाती है, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाई जाती है, खिलाफत कमेटी बनाई जाती है। ये दोनों भाई बनाते हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली, अली बंधु इनको बोला जाता है इतिहास में। ये कब क्वेश्चन हमेशा आते हैं आपके कि खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया, खिलाफत आंदोलन। तो ये खिलाफत आंदोलन अली बंधु, अगर ऑप्शन में है तो आप उस पर टिक लगाइए, या शौकत अली मोहम्मद अली एक साथ नाम में है तो उस पर भी आप टिक लगा सकते हैं। अली बंधुओं ने स्टार्ट किया था 1919 में, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी स्टार्ट की थी, जिसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे, जिसके अध्यक्ष हमारे प्यारे से महात्मा गांधी जी चुने गए थे, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी चुने गए थे। तो इस आंदोलन को, खिलाफत आंदोलन को अली बंधुओं ने, शौकत अली और मोहम्मद अली ने स्टार्ट किया था। और ये आंदोलन की भारत में, जिसे आप बोल सकते हो, इतना बढ़ चढ़ के इस आंदोलन को इसलिए स्टार्ट किया गया क्योंकि भारत में उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट हुकूमत कर रही थी और इन सारी संधियों का जो नेतृत्व कर रही थी कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी। और ऑटोमन एम्पायर को भी उसी ने कहा था कि आप जितने भी क्षेत्र आते हैं, सीरिया, लेबनान, इजिप्ट, इराक, ये सारे क्षेत्र आप हमको दे दो। और इन सारे क्षेत्रों में मस्जिदें आती थी, मतलब पूरे विश्व के मुसलमानों में एक खिलाफ हो गया कि नहीं, हम अपनी मस्जिदें इन लोगों को नहीं देंगे। इस कारण पूरे विश्व में आंदोलन चला और उसी का एक हिस्सा भारत में भी चला, खिलाफत आंदोलन के नाम से, जो अली बंधुओं ने स्टार्ट किया, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी रहे। और इनको स्टार्ट करने वाले कौन थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, अली बंधुओं ने स्टार्ट किया था इस आंदोलन को। ये आंदोलन भी भारत में बहुत तेजी से बढ़ा, फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट रुकी नहीं और उसने इन सारे क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। और ऑटोमन एम्पायर, जिसे आप देखते हो, ऑटोमन एम्पायर पूरी तरह से टूट गया। और अब ऑटोमन एम्पायर में, मतलब जो ऑटोमन एम्पायर पूरा इतने बड़े क्षेत्र पे राज कर रहा था, अब ऑटोमन एम्पायर सिर्फ तुर्की, मतलब तुर्की में ही सिमट के रह गया, सिर्फ तुर्की ही क्षेत्र बचा। अब ये सब कुछ चले गए उनके, तो सिर्फ ऑटोमन एम्पायर में एक नाम बचा, तुर्की बचा, क्योंकि सब कुछ ब्रिटिश हुकूमत ने छीन लिया था इन लोगों से। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि खिलाफत आंदोलन की ये पूरी, जिसे आप बैकग्राउंड कह सकते हो। अब इस आंदोलन का भारत पे क्या असर हुआ, क्या हुआ इस आंदोलन में, अली बंधुओं ने कैसे खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया, इसमें क्या हुआ, इस पर बात करते हैं। देखिए, जीवन में आप जब कोई भी बात कर रहे होते हैं तो उसकी एक बात करने का तरीका होता है। आपको किसी भी गवर्नमेंट को या किसी भी सामने वाले इंसान को अपनी बात कहनी होती है तो बहुत अच्छे अंदाज में कहनी होती है, ताकि उसको वो चीज़ सामने में समझ में आ जाए।
लोग कहते हैं ना कि सामने वाला बंदा कैसा है उसको उसी हिसाब से बात करो। अगर वो प्यार से सुन रहा है तो प्यार से, अगर गुस्से से सुन रहा है तो गुस्से से, क्योंकि सामने वाले बंदे की बातें आप जो बोल रहे हो उसको समझ में आनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो भी बोल रहे हो वो सामने वाले को समझ में आनी चाहिए, आपकी जो बात है वो सामने वाले के असर में आनी चाहिए। तो देखिए, मैंने एक स्टोरी मैं आपको छोटी सी यहाँ पे सुनाती हूँ। जब मैं क्लास 9th में थी तो मैंने फारसी लिटरेचर में एक स्टोरी पढ़ी थी। उस स्टोरी में यह था कि एक बहुत बड़ा बादशाह रहता है, वो काफ़ी बड़े जगह में हुकूमत करता है, इराक़ में। इराक़ का एक बहुत बड़ा बादशाह रहता है। उसको रात में ख्वाब देखता है और वो ख्वाब को सुबह उठता है और कहता है मुझे एक नजूमी की ज़रूरत है। नजूमी यानी जो ख्वाब गुजार होते हैं, ख्वाब का पता करवाते हैं। तो वो बोलता है कि मुझे ख्वाब गुजार की ज़रूरत है जो मेरे ख्वाब की ताबीर करे, मतलब उसको बताए कि कैसा ख्वाब है मेरा। तो बड़े बड़े बुलाया जाता है लोगों को, ख्वाब गुजारों को। ख्वाब गुजार आते हैं, उनमें से एक ख्वाब गुजार आता है और वो कहता है कि बादशाह कहता है मैंने ये ख्वाब देखा है कि मैं अकेले एक परचम लेके बहुत दूर तक घोड़े पे दौड़ता हुआ जा रहा हूँ। तो ख्वाब गुजार कहता है कि बादशाह कहता है इसका मतलब क्या है? तो ख्वाब गुजार कहता है इसका मतलब ये है, देखिए बात कहने का तरीका क्या है, ठीक है। अब मैं दूसरा पहलू भी इसका बताऊंगी आपको। ख्वाब गुजार कहता है कि इसका बादशाह, इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि आपके पूरे खानदान वाले मर जाएंगे, आपका पूरा खानदान मर जाएगा और आप जिंदा रह जाएंगे, ठीक है। उसने क्या कहा कि तुम्हारे पूरे खानदान वाले मर जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम जिंदा रहोगे। ये बात बादशाह को बहुत बुरी लगती है। वो कहता है ऐसे कैसे होता है, मैं इतना मनहूस हूँ, मतलब मेरी पूरी फैमिली मर जाएगी, मेरे पूरे खानदान वाले मर जाएंगे और सिर्फ मैं जिंदा रहूंगा। वो क्या करता है, उसको उठा के जेल में डाल देता है और उसको मौत की सजा दे देता है। कहता है कि इसे 4 दिन बाद फांसी दे दी जाएगी। फिर बुलाया जाता है, पूरे जितने भी शहर में, आप देश में मनादी करा दी जाती है कि बादशाह ने ऐसा ख्वाब देखा, उसके ख्वाब गुजारी करने वाले आ। तो एक शख्स और आता है, वो थोड़ा कम एज का रहता है उस पहले वाले ख्वाब गुजार से, और वो उसका ख्वाब पूछता है। तो वो ख्वाब बताता है बादशाह की, हाँ ऐसा ऐसा ख्वाब मैंने देखा। तो कहता है कि इसका मतलब ये है बादशाह कि आप इस दुनिया में एक लंबे समय तक हुकूमत करेंगे। मतलब यहाँ पे उसका कहने का, वो बादशाह को देखो वही बात कह रहा है, लेकिन किस अंदाज में कह रहा है। उसने कहा सब मर जाएंगे, लेकिन ये क्या कह रहा है कि बादशाह आप एक बहुत लंबे समय तक हुकूमत करेंगे, काफ़ी लंबे टाइम तक आपका इस दुनिया में सिक्का चलेगा, आपको लोग एक लंबे दौर तक पहचाने जाएंगे। यानी कि आप अपने जितने भी आपके ख़ानदान वाले हैं उन सब में आपकी उम्र लंबी है। वो ये नहीं कह रहा कि वो तुम पूरे खानदान वाले मर जाएंगे, वो क्या कह रहा है, इन सब में आपकी उम्र क्या है, बहुत लंबी है। बादशाह उससे बहुत खुश होता है और कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो कहता है कि देखिए बादशाह मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपने जो पहले वाले ख्वाब गुजार को पकड़ा था, मैं उसका बेटा हूँ, आप उसे बस आज़ाद करा दीजिए। तो बादशाह उसे आज़ाद करा देता है। देखिए बात वही है, वही चीज़ वो कह रहा है ना जो पहले वाले ने कहा, लेकिन अंदाज देखिए, दूसरे वाले का अंदाज बदल गया। तो इसलिए बातों को कहने के अंदाज थोड़ा बदलिए और आप जो कहना चाह रहे हैं ना वो सामने वाले को बिल्कुल सही अंदाज में समझ में आ जाएगा, ठीक। तो बातें आपको क्या होती हैं, यही आंदोलन में आप देखोगे कि ब्रिटिश हुकूमत के कानों में कितने आंदोलनों ने जैसे आप बोल सकते हो तलवारें की आवाज़ पहुंची, बंदूकों की आवाज़ पहुंची, बहुत से अहिंसाकारी भी गए, लेकिन हुकूमत को बहुत देर में समझ में आया जब सही बात सही बंदे ने सही चीज़ में कही, ठीक है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, खिलाफत आंदोलन पे। तो जैसे कि मैंने अभी बता दिया कि शौकत अली, मोहम्मद अली बंधुओं ने स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया? 1919 में स्टार्ट किया। उसका पीछे का बैकग्राउंड भी मैंने समझा दिया कि ये आंदोलन क्यों स्टार्ट किया गया था, क्योंकि जो ऑटोमन एम्पायर था उनसे ब्रिटिश हुकूमत ने उस टाइम जो 1919 की संधि हुई थी, सारी मस्जिदें छीन ली थी, क्योंकि इतने उपनिवेश मांग लेते सारी मस्जिदें भी आ गई। तो यहाँ पे स्थिति हमें ये देखने को मिलती है। अब भारत में क्या, गांधी जी ने इस आंदोलन को कैसे भुनाया? देखिए इस आंदोलन में ये तय किया गया कि गवर्नमेंट, जितने भी ब्रिटिश हुकूमत थी यहाँ पे, और ब्रिटिश हुकूमत ने भी वही, ये कांड भी ब्रिटिश हुकूमत के तहत हुआ कि इन सारी मस्जिदों को, इन सारे उपनिवेशों को हमारे अधीन कर दो। और भारत में भी ब्रिटिश की हुकूमत थी, ब्रिटिश की सरकार थी। तो ये तय किया गया कि जितने भी ब्रिटिश के मतलब चीज़ें हैं उनका हमें क्या करना, बहिष्कार करना है, हमें ब्रिटिश की कोई भी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना। देखिए स्वदेशी आंदोलन जो चला था वो भी इसी के तहत था, जो बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया। लेकिन यहाँ पे हम इसे खिलाफत आंदोलन के रूप में देखते हैं कि मस्जिदों के जो खिलाफ काम हो रहा था उसके बारे में यहाँ पे आंदोलन में सबसे मुख्य विषय था मस्जिदों को लेके। मुस्लिम्स, इसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ी कम्युनिटी सम्मिलित हुई भारत की वो मुस्लिम्स थे। मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादा इसमें सम्मिलित हुए क्योंकि उनके धर्म की बात थी, ठीक। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ये बोला जाता है कि हमें मुस्लिम्स को, मुस्लिम कम्युनिटी जो इस आंदोलन से जुड़ती है, कि हमें ब्रिटिश हुकूमत का कोई भी काम नहीं करना, उनका सहयोग नहीं देना है। इसके तहत ये आंदोलन
चलता है, मतलब ब्रिटिश हुकूमत को बहिष्कृत करा जाता है भारत में मुस्लिम्स द्वारा कि उनके कोई भी काम काज हमें नहीं करने, हमें उनका कोई सामान नहीं खरीदना, लेकिन फिर भी ब्रिटिश हुकूमत क्या करती है, इन सब को ले लेती है और सिर्फ बचता क्या है, तुर्की बचता है और खलीफा खत्म हो जाता है, खलीफा वाला पॉइंट ही खत्म हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ब्रिटिश हुकूमत फिर भी, जिसे आप बोल सकते हो, इन जितने भी उपनिवेश उसके संधि के अंतर्गत आते थे, उस संधि का क्या नाम था, सेरवेज संधि जो हुई थी, उस संधि के अंतर्गत जो भी उसने चाहा उसने वो हासिल कर लिया। फिर हम क्या देखते हैं कि ये खिलाफत आंदोलन का एक नया रूप बदलता है और गांधी जी इसमें देखते हैं कि जो एक मुस्लिम कम्युनिटी है, मतलब धार्मिक आंदोलन ना बन जाए, 1920 में इसी को असहयोग आंदोलन में परिवर्तित कर दिया जाता है। गांधी जी की थिंकिंग रहती है, गांधी जी की सोच रहती है। देखो वही चीज आगे की कौन सी बात किस तरीके से कहनी है, किस टाइम पे, किस अवसर पे क्या चीज कहनी होती है, वो अवसर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर चीज का एक टाइम होता है, आपको उसी टाइम पे उस चीज को करना होता है, लेकिन उस किसी भी टाइम के लिए इतना मत रुक जाओ कि वो वक्त ही निकल जाए आपका और जिंदगी में आपके हाथ में कुछ भी ना आए और आप खाली बैठे हो। ठीक, तो आज ये खिलाफत आंदोलन मैंने यहाँ पे पूरा समाप्त करा दिया, काफी अच्छे से इसका मैंने बैकग्राउंड पढ़ा दिया। तो देखिए अभी गांधी युग चल रहा है और गांधी युग में आगे क्या क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन पूरा डीपली हम अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे आज मैंने यहाँ पे खिलाफत आंदोलन पढ़ दिया कि क्यों, कैसे, क्या कारण थे। असहयोग आंदोलन भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही, थैंक यू।